औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो रिलीजियस स्टडीज़ के कुछ हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके लिए कोशिश करूंगा जितने हो सके कवर कर लें इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी 9:50 हुए हैं, तो मैं 10:30 तक रिकॉर्डिंग करके जितनी हो जाएगी लगा दूंगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट देख पाए उसको। वैसे भी वीडियो इस सीरीज के बाद ज़ाया हो जाएगी, कुछ ये सिर्फ 2021 में काम आएगी, क्योंकि मैथ्यूज गॉस्पेल के ऊपर अगली बार गॉस्पेल चेंज होगी प्रोबेबली। सेकंड चीज़, जब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये सब्जेक्ट रिलीजियस स्टडीज़ का पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स देते हैं मोस्टली। तो इस वीडियो में जो भी बातें हम करेंगे उसका मेरे पर्सनल बिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है नॉन मुस्लिम हैं और उन्होंने ये पेपर देना होता है, और उनका भी उतना ही हक है कि उनको पेपर में हेल्प मिल पाए जितना किसी मुस्लिम स्टूडेंट का हक है। तो इस वीडियो में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसका मेरे पर्सनल बिलीफ से सिर्फ उन जगहों पे कॉमन ताल्लुक होगा जो चीज़ें इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कॉमन आ रही हैं, वरना जो चीज़ें इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कॉमन नहीं है उसके ऊपर मेरा बिलीफ डिफरेंट है। इस वीडियो का जो बिलीफ होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को शरपसंदी पसंद है तो उनको पहले बता रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ अ डिफरेंट वीडियो। हमने पहले कल बात की थी बहुत सारे हमारे, उसके ऊपर हम पहले आज पेपर के पैटर्न में बात कर लेते हैं। तकरीबन आपके 1 hour 30 minutes होते हैं जिसमें आपने 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। बड़ा रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, इसको ध्यान में रखना कि आप पास तकरीबन 20 से 22 मिनट्स पर जो है क्वेश्चन बन रहे होंगे, जिसमें आपने 20 से 22 मिनट्स के अंदर और यानी ऑलमोस्ट जो है आपने हर क्वेश्चन है आपका, उसकी आगे डिवीजन इस तरह है कि उसका जो पहला पार्ट है वो 6 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट फिर 6 मार्क्स का है, और जो लास्ट मार्क है वो पार्ट है वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब इनकी जो वर्ड की सिलेक्शन है वो हमेशा ये रहेगी कि पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्शन या अकाउंट का होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन का होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है वो टू व्हाट एक्सटेंट का होगा, यानी कि जिसमें आपने स्टेटमेंट की दोनों साइड से लिखना होता है। हम पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनने आपके उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह दी हुई है, किस तरह आपके जो क्वेश्चन है उनको मार्क किया जाएगा, ताकि आपके जहन में हो कि क्वेश्चन की मार्किंग किस तरीके से हो रही है। जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी मार्किंग हमेशा आपकी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 के थ्रू होती है, ठीक है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब आपका आंसर वेल डेवलप्ड होगा, यानी कि जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो उनको फर्दर डेवलप करोगे, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, बातें स्ट्रे नहीं होंगी, डिटेल में पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर किया होगा आपने, ठीक है। और आपका आंसर, आपके आंसर में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड होगा। ये नहीं होगा कि आपने कोई बहुत थोड़ी चीज़ें इंक्लूड की हुई है, बहुत सारी मिस की हुई है, इस तरह नहीं होगा। मोस्टली चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ है या डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों सूरतों के अंदर आपने रेलेवेंट मटेरियल को और पूरे रेंज ऑफ रेलेवेंट मटेरियल से एक छोटी सी बात पकड़ के तकिया दूसरी बात पे बात नहीं करनी, बहुत सारी बातों को आपने उसमें ग्रेस्प करना है, ठीक है। और आपने एक्यूरेट नॉलेज देना है, यानी अगर आप वहां पे कोई नॉलेज की बात लिख रहे हो, कोई चीज पुट कर रहे हो, तो वो वाकई ही गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से हो या क्रिश्चियन हिस्ट्री से हो, ये ना हो कि आप जो चीजें उसमें पुट कर रहे हो वो उसका कोई जवाब ही ना हो, वो खुद से बनाई हुई बातें हो, ठीक है। और आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग शो होनी जरूरी है, जिससे मुराद ये है कि आप जो बात लिख रहे हो आपको खुद पता हो उसका वो वहां फिट होती है, उसका वहां मतलब क्या है, उसका वहां पे आइडिया क्या है। उससे आपकी यानी जो डिटेल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक तो वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर से मुराद आपका यानी ये है कि उसपे हर पॉइंट सही जगह पे आ रहा हो, ये ना हो कि समझ ना आ रहा हो कौन सी बात कहाँ की जा रही है, बातें डिवाइड बहुत सारी हो, ये वाला सीन ना हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपकी डिटेल्ड हो। जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद सर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, ये क्या हो गया, अच्छा जी, हाँ, जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो है कि जो आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कैसे मार्क होता है। देखो, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने रेंज ऑफ इश्यूज से बात करनी है, यानी आपने आंसर की दोनों साइडों पे लिखना है, ठीक है। आपने आंसर की दोनों साइडों पे लिखते हुए, इसका मुराद ये है कि अगर वो आपसे कह रहा है टू व्हाट एक्सटेंट की बात कर रहा है, तो आपने उसके हाँ में भी बातें करनी है, उसकी ना में भी बातें करनी है, ठीक है। जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स दो, हाँ में ना में दोनों साइडों पे, उनको आपने सपोर्ट करना है, यानी कि रेलिवेंट मटेरियल के साथ, रेलिवेंट जो आपकी उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके साथ, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लियर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ये ना हो कि एक रेलिवेंट एक आ गई पॉजिटिव बात, एक नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह ना हो। आपने उसको यानी कि इस तरह करना है, पहले सारी एक साइड की बातें आ गई, फिर दूसरी साइड की बातें आ गई, हाँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो है बाद में एंड में याद आता है, तो फिर उसको आप लिख ही देना, उसको ना मिस कराना। ये ना हो कि आपको एक पॉइंट एंड में ज़हन में है, आपको यार छोड़ो अब तो मैंने दूसरी बार लिख ली है, वो पॉइंट डाला ना कुछ नहीं होता उससे, इतना स्ट्रक्चर का वो नहीं होता, लेकिन ये कि उससे आपको कम से कम वो आपकी बात उसमें आ जाएगी। एविडेंस जो आप प्रोवाइड करोगे, यानी जो आप मैथ्यू में से जो रेफरेंसेस प्रोवाइड करोगे, वो बेशक आप डायरेक्ट कोटेशंस डालो, बेशक आप उसका मफहूम डालो। बेहतर ये है कि आपको कोटेशन का नंबर याद हो, नहीं याद तो उसमें गलत नंबर लिखने से बहुत बेहतर है इन कोटेशन नंबर से कि आप वैसे सिर्फ उसका मफहूम लिख दो। जब आप वो डाल रहे हो,
यानी मफहूम से याद है उसका मतलब लिख दो। जब आप वो डाल रहे हो तो ये पता लगेगा कि भाई हाँ आपको पता है आप इसे यहाँ क्यों यूज कर रहे हो, उसको आप बात से कनेक्ट करो जो बात आप कर रहे हो। ये नहीं कि बस याद किया हो तो स्ट्रे मैंने एक डालना ही डालना है, आपको पता हो आप जो चीज कनेक्ट कर रहे हो उससे क्यों कनेक्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। अब हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हम पहले उन पे बात कर लेते हैं। कुछ चीजें जो है हमारी हमें कुछ हमने जो है कल वो कर ली थी, बात डिस्कस कर ली थी उनके ऊपर। ठीक है। उसके बाद आ गया कि यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए थे। देखो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है ना वो मैथ्यू ने नहीं लिखी। ठीक है। ये मैथ्यू जो बंदा था उसने वो नहीं लिखी, या उस जो पूरी है यानी मुकम्मल उसने नहीं लिखी, जो क्या नाम है कुछ पार्ट्स है उसके किसी और ने लिखे हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है। इसके क्या रीजन बनते हैं, किस वजह से जो है ऐसा सोचा जाता है? पहली बात ये है कि उसके अंदर ये है कि जो मैथ्यू की वो है यानी इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको इसलिए कहा जाता है यानी एक मिनट यार किसकी कॉल आ रही है। अच्छा खैर हम बात कर रहे थे। देखो उसमें ये है कि जो मैथ्यू की गॉस्पेल है ना उसके बारे में एक चीज तो ये कहा जाती है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो है ना यानी जो मैथ्यू का नाम है इस गॉस्पेल के साथ अर्लीस्ट टाइम से लिंक किया गया है। ठीक है। इवन जो लेटर क्रिश्चियन राइटर्स हैं जो आपके सॉरी अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स हैं जो इरेनियस है जो आपका या पेपियस है वो ये बात करते हैं कि जो मैथ्यू की गॉस्पेल है वो बेसिकली उसमें जो सेइंग्स डाली गई है ना यानी जो उसमें वो जो यानी मैथ्यू ने एक गॉस्पेल लिखी थी जिसमें कुछ सेइंग्स थी जीसस की यानी अरेबिक नहीं अरामाइक के अंदर या हिब्रू के अंदर। ठीक है। किसी एक जुबान के अंदर। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि ये यानी अब ये मानते हैं कि ये जो मैथ्यू की गॉस्पेल है कभी भी हिब्रू जुबान में आई नहीं। ठीक है। बल्कि इसका जो पहला इंसेप्शन हुआ है जब फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुई है तो वो ग्रीक में हुई है। जब ग्रीक लोगों के यानी तो पूरा आपको मैंने बताया कल समझाया था कि रोमन ऑक्यूपेशन वाला पूरा वो हुआ तो उसके बाद ही ये अपीयर हुई है, उससे पहले अपीयर नहीं हुई। ठीक हो गया। तो यानी अब इसको रिफ्यूट किया जाता है इस बात को जो अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स ने की थी कि मैथ्यू ने पहले ये हिब्रू में अरामिक में लिखी हुई है। अब वाले लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। मोस्टली स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये उसके बाद लिखी गई है, ग्रीक में लिखी गई है। ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो मैथ्यू जो यानी कि जो अपोस्टल था उसने क्या किया कि उसने जो जीसस की कलेक्शंस थी ना उनको जो है यानी कि वो किया, उनकी जो जीसस की मुख्तलिफ सेइंग्स को जो है कलेक्ट किया। ठीक है। और उसको जो है 5 डिस्टिंक्टिव फीचर से जो अपनी गॉस्पेल में वो अरेंज कर दिया। यानी इन अ सेंस ये है कि आप भी कह सकते हो यानी कि इसका हम लोग इसका यूं कर सकते हैं इन सेंस कि उसने जो है ना मुख्तलिफ जगह से सेइंग्स उठाई। ठीक है। उनको आपस में कंबाइन करके डिस्टिंक्टिव फॉर्म में कर दे। मैंने कल आपको बात समझाई थी जब मैं बात कर रहा था उसकी कि ल्यूक में से यानी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं मॉथ्यू की वो मार्क में मौजूद हैं, बहुत सारी डिटेल्स लूक में मौजूद हैं, लेकिन वहां वो रैंडमली पड़ी हुई है। यहाँ एक सही फॉर्म में यानी एक जो है आपके क्या होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है। तो उससे ये लगता है कि यार हो सकता है कि मैथ्यू ने जो है वहां से सामान उठा के ना यहाँ पे सारा कुछ जो है उसे अरेंज कर दिया हो। ठीक है। अच्छा उसके बाद ही आ गया एक इंपॉर्टेंट बात ही आ गई। अगर हम ये यानी अगर ये माना जाता है कि जो मैथ्यू गॉस्पेल यानी अगर मैथ्यू जो अपोस्टल जो है अगर वो उसका राइटर है तो इसमें अब देखो कॉन्ट्रडिक्टरी बात क्या है। अगर जीसस की सेइंग्स जो हैं वो मैथ्यू ने डायरेक्ट सुन के लिखी हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैथ्यू बाद में आया था जीसस की डेथ के 70 साल बाद यानी जीसस की बर्थ के 70 ईयर्स के बाद यानी उसमें डेथ हो गई, उसमें सेकंड रोमन टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैथ्यू आया था तो वो डायरेक्ट तो उनकी बातें नहीं सुन सकता। जब उनकी डायरेक्ट बातें नहीं सुन सकता तो इसका मतलब ये है कि मैथ्यू ने सेइंग्स कहाँ कहीं और से उठाई। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैथ्यू की जो है यानी उसमें यानी इससे ये बात प्रूव होती है कि जो बातें इसने छापी हैं इसमें इसकी जो है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं थी, ये खुद उसमें नहीं था, ये खुद उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, यानी ये खुद वहां मौजूद नहीं था। इसने ये सेइंग्स किसी थर्ड पार्टी से ली हैं। ठीक हो गया। किसी और गॉस्पेल से, किसी और सोर्स से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा पार्ट इसने दूसरी जगह से उठा के उसको रीस्ट्रक्चर किया है, उसको री डिजाइन किया है, उसको यानी कि एक नए अंदाज से लिखा है। क्योंकि अगर एक बंदा किसी का पर्सनल देखो इसको यूं समझो, मैं आपको अगर बताता हूँ कि मेरे स्कूल में एक इवेंट हुआ। ठीक है। मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। जब आप उसे किसी और इंसान को डिस्क्राइब करोगे ना तो आपको उसमें से बहुत कम बातें याद रहेंगी। ठीक है। उसमें से आपकी जो डिटेल्स होंगी वो उतनी विविड नहीं होंगी, उतनी यानी कि इन डेप्थ नहीं होंगी, उतनी आपकी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, उतना आपका स्टाइल वो नहीं होगा कि पता लगे आप वहां वाकई मौजूद थे। वही चीज जहां मैं खुद मौजूद था मैं जब डिस्क्राइब करूंगा तो मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स बता पाऊंगा, विविड डिटेल्स बता पाऊंगा, उसमें इन डेप्थ डिटेल्स बता पाऊंगा। तो मैथ्यू की गॉस्पेल में वो डिटेल्स मौजूद नहीं है। उससे साबित होता है कि वो खुद उसमें शामिल नहीं था, उसने कहीं से बात सुनी और उसको थर्ड पर्सन के तौर पे जो है नरेट किया है, यानी वो उसका आई विटनेस नहीं था। ठीक हो गया। अब इसमें यानी कि ये कि सिर्फ जो एसेंशियल टीचिंग्स हैं जहां उसका हमें जब हमने कल बात की थी जहां ये लगता है कि पर्सनल ओपिनियन शामिल है, शायद उन चीजों के अंदर जो है वो बातें खुद लिखी हुई है उसने, बाकी कहीं से उठाई हुई है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका ये है यानी जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है ये मैथ्यू अपोस्टल ने कलर नहीं लिखी, बल्कि ये समझा जाता है कि इसका बहुत सारा पार्ट जो है किसी जूइश क्रिश्चियन ने लिखा। ठीक है। जिसने बहुत सारी सोर्सेज यूज की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने कल एक पढ़ा था
वो लोगन था या क्या था, उस तरह उसका एक नाम था, क्यू सोर्स था, मार्क था, एक्सेट्रा। ठीक है, और बहुत सारी जो ओरल सोर्सेज थे उनको यूज किया। और उसके बाद जो है यानी कुछ चीजें उसके अंदर जो मौजूद हैं, वो हो सकता है कि जो मैथ्यू द अपोस्टल था उसकी अपनी जो है यानी कि खुद की बनाई हुई चीजें, जो उसकी यानी कह सकते हैं ना कि उसकी अपनी जो जेन्युइन राइटिंग है वो उसमें शामिल हो। ठीक है, तो ये उसका कॉम्बिनेशन माना जाता है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन कि क्या जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वो यानी कि क्या उसका, मैंने आपको कल बताया था कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है उसके उसके रीजंस में एक बड़ी मेन बात ये थी कि उसको ज्यूज को कन्विंस किया गया था। तो अगर वो आपसे पूछ लेता है कि क्या गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट बुक है, ठीक है, यानी क्या वो क्या उसका पर्पस ये था कि वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट हो, तो मैंने आपको कल बताया कि इसके पर्पस में ये चीज जो है वेरिएबल अमाउंट पे शामिल थी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर दोनों साइडों पे लिखना है कि हाँ वो एक्यूरेट, उसका मेन फोकस एक्यूरेसी थी, नहीं उसका मेन फोकस जो है हिस्टोरिकल एक्यूरेसी नहीं थी। तो जो हाँ वाली बात है उसमें आप ये लिख सकते हो कि बहुत सारी आपकी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी जो आपके जीसस की सेइंग्स हैं, जीसस के लाइफ के इवेंट्स हैं, वो उसने उसमें कोट की हैं, जिससे हमें ये बात साबित होती है कि वो जो बातें वहां प्रोवाइड कर रहा है वो कोशिश कर रहा है अपनी बात को हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनाने की, क्योंकि अगर उसने हिस्टोरिकली एक्यूरेट ना बनानी होती तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बातें लिखता, वो जीसस के लाइफ के इवेंट्स कोट ना करता। ठीक हो गया, इसमें आप ये मजे की बात ये, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम ये भी बात कर सकते हैं, क्योंकि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो यानी, अच्छा इसमें लेकिन अब इसमें इशू वाली बात क्या है इसका, यानी काउंटर पॉइंट जो आप यानी उसी वक्त तो काउंटर नहीं करोगे अपने आंसर में, तो आप पूरे सारे एक साइड पे लिखोगे और फिर बाकी सारे जो है एक साइड पे मुड़ा दिए कि पहले सारे एक तरफ के पॉइंट्स लिखोगे, फिर दूसरी तरफ के पॉइंट, यानी कि पैराग्राफ फॉर्म में डिस्टिंक्ट बातें। ठीक है, लेकिन इसका ही हमें काउंटर ये मिलता है कि हो सकता है उसने ये सारे इवेंट्स डाले हैं वो इसलिए डाले हो कि वो अपनी बात को अचीव कर सके। जो मैंने आपको बताया था उसकी अचीव क्या करनी थी बात, उसने ये प्रूव करना था कि जीसस ही वो मसीहा है जो ज्यूस की किताबों में लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो ये बात होगी, फिर इसकी हमें फर्दर बात क्या मिलती है, फर्दर बात ये मिलती है कि अगर ये बातें सही होती तो ये किसी ना किसी, कुछ इनमें से इवेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ सेइंग्स ऐसे भी हैं जो हमें किसी भी और गॉस्पेल में नहीं मिलती, तो वो किसी और गॉस्पेल में मौजूद तो होती, कोई तो उसके बारे में बात करता। हालांकि बाकी गॉस्पेल्स काफी सारी इससे पहले लिखी गई हैं, ये बाद में लिखी गई है। ठीक है, मेरा मुंह छिल गया सारा यार। अच्छा, उसके बाद आ गया उसमें, यानी इसका मतलब हो सकता है कुछ उसने मटेरियल हो सकता है खुद से डाल दिया हो जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट ना हो, सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद ये कि जितना केयरफुली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है इसका, मैंने ये बात कल भी की थी कि जितना मैथ्यू का केयरफुली फॉर्म स्ट्रक्चर है ना, ये अपने टाइम से बहुत एडवांस स्ट्रक्चर था। ठीक है, इससे ये बात साबित होती है कि वो बेसिकली ये चाह रहा था कि वो अपनी बात, यानी बेसिकली वो ये चाह रहा था कि वो अपनी उसको ना अपनी बात को प्रूव करे, लोगों के लिए पढ़ना आसान हो। इस वजह से हो सकता है कुछ जगहों पे उसने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को मिस कराया हो कि भाई यहाँ बात ना फिट नहीं हो रही, तो फिट करने के लिए जो है ना मैं जरा स्टाइल अच्छा करने के लिए बात ओमिट कर देता हूँ या ऐड कर देता हूँ। तो इससे एक बात हमें और क्या साबित होती है, क्योंकि उसने इसको एक हिस्टोरिकल उसमें यानी कि एक उसको जरा स्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, बात का अंदाज अच्छा करने के लिए किया है, तो हो सकता है कि जो चीजों का क्रोनोलॉजिकल इवेंट, यानी क्रोनोलॉजिकल जो वो उसका वो होता है, क्रोनोलॉजिकल जो उसका सीक्वेंस होता है, क्या चीज पहले हुई क्या चीज उसके बाद हुई, वो उसने मिक्सअप कर दिया हो। ठीक है, यानी कि उसने वो चेंज कर दिया हो जस्ट टू मेक श्योर कि उसको पढ़ना आसान हो गया, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया कि बहुत सारी जो सोर्सेज हैं उनको एडिट किया गया था। हमें पता है कि गॉस्पेल ऑफ मार्क जो है या जिस तरह लूक है उसके बारे में कहा जाता है, जो कैनोनिकल गॉस्पेल्स हैं, कि इनको जो है शायद बाद में एडिट किया गया है लोगों के हिसाब से डायनामिक बनाने के लिए। ठीक है, तो और उनका जो डायरेक्टली एक एक्यूरेसी होती है अकाउंट्स की वो चेंज कर दी गई सिर्फ इसलिए कि लोगों को समझने में आसानी हो, लोग उसको माने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही चीज हो सकता है कि मैथ्यू में भी हुई हो। ठीक है, अब आ गया इस बात से, अगर आप डिसएग्री करते हो कि हाँ भाई जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वो नहीं थी, यानी कि वो क्या नाम है वो, उसके एक फोकस था हिस्टोरिकल करेक्टनेस, ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल करेक्ट नहीं थी, उसका फोकस था हिस्टोरिकल, तो कैसे लिख सकते हो कि भाई सीधी सी बात है कि आप जब भी कोई चीज लिखते हो, ठीक है, एक इंसान की, हमें हम ये तो हमें पता है ना कि गॉस्पेल सारी इंसानों ने लिखी हुई है। ठीक है, तो जब भी एक इंसान एक चीज लिखता है तो वो अपना कोई पर्पस बना के जन्म में लिखता है। ठीक है, अब जब आप एक पर्पस से एक चीज लिख रहे हो, जब मैथ्यू एपोस्टल ने बुक लिखी होगी तो उसके जन्म में पर्पस था कि उसने ज्यूज को कन्विंस करना है, उसने क्या नाम है क्या जीसस को मसीहा प्रूव करना है। लेकिन एक पर्पस के लिए कोई चीज लिखने का मुराद ये नहीं होती कि आप जो चीज उसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है। जैसे फर्ज करो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको रिलीजियस स्टडीज टीच करने के लिए, मेरा पर्पस है मैंने आपको रिलीजियस स्टडीज टीच करना है, इसका मतलब ये नहीं जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो गलत है उसका, यानी या ये नहीं कि मैंने फैब्रिकेट करके बनाई हुई है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको रिलीजियस स्टडीज पढ़ाने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी तो मार्क में मौजूद है, यानी सॉरी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में मौजूद है। तो इससे ये बात साबित होती है कि उसने अगर पर्पसफुली लिखा भी है तो हो सकता है वो पर्पसफुली सही बातें लिख रहा हो, गलत बातें ना लिख रहा हो सकता है जो बाकी गॉस्पेल्स वाले हैं क्योंकि उनका वो पर्पस नहीं था इसलिए उन्होंने बातें कोट नहीं की। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद हमारे पास एक बात आती है, ये जो यानी कि जो इसमें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैथ्यू में ऐसी भी है जो या तो बाकी गॉस्पेल्स में
कंप्लीटली आई है, या बाकी गॉस्पेल्स में अगर कंप्लीटली नहीं आई तो उसको कोई ना कोई स्पोर्टिंग स्टेटमेंट हमें वहां मिलती है उसकी, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये बात पता होती है कि यानी इसमें भी कह सकते हैं कि मैथ्यू ने हो सकता है कि अपनी वो जो एक थियोलॉजिकल बुक लिखी हो, तो उसके बाद यानी कि ये, अब ये देखो ना, एक होती है हिस्टोरिकली एक्यूरेट बुक जिसमें इवेंट्स हिस्टोरिकली एक्यूरेट आ रहे हो सकता है उसने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की बजाय थियोलॉजिकली उसको एक्यूरेट लिखा हो, यानी कि वो रिलीजन की बेस के बारे में, जो कि हमें पता है कि वो मसीहा वाली बात प्रूव करना चाह रहा था, उसके बारे में एक्यूरेट हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, जो इन्फेंट जीसस है, यानी जो जो क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अंदर जो छोटी एज के जीसस थे, उनका जो है मैगी के जो उसका है विजिट जो है, ठीक है। अब आपने उसके बारे में जब आप इस तरह का अकाउंट प्रोवाइड करते हो, या आपका 6 मंथ का क्वेश्चन जब आता है, तो उसमें आप कोशिश करोगे, आपको याद हो, कोशिश करने की बात है कि आपको मैथ्यू का रेफरेंस याद हो। तो यहाँ पे मैथ्यू का 2nd चैप्टर और जो रेफरेंस 1 से 2 है वर्स है, उसका रेफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ना बेसिकली पूरा जो है इवेंट डिस्क्राइब कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपने मेन डिटेल सारी इंक्लूड करनी है कि यहूदा के मुकाम पे, जूडिया के मुकाम पे जो है, यानी बेथलम में जो हमारी क्रिश्चियन मिथोलॉजी के हिसाब से, मुसलमानों में तो डिफरेंट हमारे हैं, लेकिन ये क्रिश्चियन मिथोलॉजी के हिसाब से जीसस की बर्थ हुई, ठीक है। उस वक्त जो टाइम था वो हेरोड का था, मैंने आपको कल हेरोडियंस वाली पूरी बात समझाई भी थी, उसके सपोर्टर, क्रिश्चियंस के दुश्मन, इनडिफरेंस सारा कुछ, ठीक है। तो जो मैगी था वो एक वाइज इंसान था, ठीक है। वो ईस्ट जेरूशलम से आया, उसने कहा कि जी यानी उसने पूछा कि भाई जो किंग ऑफ जूस को, वो जो औलाद हुई है, यानी यहाँ पे सॉरी, जो एक किंग ऑफ जूस के तौर पे जो एक औलाद पैदा हुई है, एक जो बच्चा पैदा हुआ है जो किंग जूस का किंग बनेगा, वो कहाँ है, ठीक है। जब उसने वो देखा ना, ये उसने कहा कि हमने उसका जो है ना, यानी वो देखा है, हमने उसका स्टार देखा है इस तरफ, तो हम लोग इसलिए वहां से मूव करके आए हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वर्शिप करने आए हैं, ठीक है। ये सारा उनका यानी बिलीफ है। जब किंग हेरोड ने ये बात सुनी तो उसको क्या हुआ, उसको तकलीफ हुई, ठीक है। तो उसने काफी सारे, उसने चीफ प्रीस्ट को बुलाया, टीचर्स, लॉ मेकर्स को। ये मैंने आपको कल बताया था इनडिफरेंस वाली बात, अगर आपको याद हो कि उसने सबको बुलाया, उन्हें पूछा, उसके बाद उसने इनडिफरेंस शो किया, बोला, ठीक है। तो उसने भी कहा कि उसने पूछा भाई कि क्राइस्ट कहाँ है, ठीक है। उसने सब लोगों ने बताया भी, प्रोफेसी ये थी कि वो बेथलहम जो है जूडिया में पैदा होगा, और उसके बाद जो है कि एक रूलर जो है वो यानी कि यानी वो शेफर्ड, उन लोगों यानी उनके शेफर्ड के तौर पे वो करेगा। अच्छा ये है कि उसके बाद ये कि उसने हेरोड ने मैगी को सीक्रेटली बुलाया, उसने ये टाइम वो किया कि भाई किस टाइम ये स्टार अपीयर हुआ, ठीक है। और उसने फिर उसको बेथलम भेजा, उसे कहा भाई यहाँ पे जाके ना उस बच्चे को केयरफुली सर्च करो, और जैसे ही तुम्हें वो फाइंड हो तो उसको मुझे, यानी कि मुझे रिपोर्ट करो, ताकि मैं भी उसकी वर्शिप कर पाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जब मैगी वहां गया, उसने स्टार वो फाइंड किया, उसके बाद ये कि उसने यानी उसको पता लग गया वो चाइल्ड कहाँ थे, ठीक है। जब वो घर गया, उसने चाइल्ड को देखा, उसकी मदर यानी कि मैरी को देखा, यानी कि हमारे इस्लामिक नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, लेकिन ये है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि इस्लामिक मैथोलॉजी में बातें नहीं है। तो उसने फिर वहां पे बो डाउन किया, उसने वर्शिप किया मैगी ने, ठीक है। फिर उसने जो है वहां पे यानी फिर उन्होंने जो है यानी आगे घर वालों ने जो उसको गिफ्ट दिए, गोल्ड वगैरह हो गया, इंसेंस हो गया, फ्रैग्रेंस का हो गया, मायरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसने ये जो है, उसने यानी कि ड्रीम के बारे में जो है उसने बताया हेरड को, यानी कि उसने उनको बताया कि उनको एक ड्रीम है, जिसकी वजह से उसको वहां नहीं जाना चाहिए हेरड के पास। तो ये है कि वो अपनी कंट्री में जो है अपने वापस अपने जो इलाके में है किसी डिफरेंट रूट चले गए। तो ये पूरा विजिट ऑफ मैगी वाला हमारे पास आ जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि बहुत सारी चीजें जो इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाती हैं। अच्छा जी, हम इस पर नेक्स्ट बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात हम, हाँ हम लोग कर रहे थे उसकी बात, जो मैथ्यू का, सॉरी आपका मैगी का विजिट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो इसमें सिग्निफिकेंस में हमें एक यानी जीसस की बर्थ स्टोरी में जो है मैथ्यू के अंदर, देखो इसमें पहली बात ये पता लगती है कि जो अपेयरेंस ऑफ द स्टार है से बात साबित थी कि ग्रेट बंदा पैदा होगा, ग्रेट पर्सन, ठीक है। उसने वहां वर्ड क्या यूज किया, किंग ऑफ द ज्यूज। ये बात कौन प्रूव करना चाहता है, मैथ्यू। तो मैथ्यू को ये बात अपनी गॉस्पेल में इंक्लूड करके ये प्रूव करना आसान हो गया कि जीसस ही वो किंग ऑफ ज्यूज हैं, वही कि जो किंग डेविड की वो बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उनके मसीहा की स्टोरी के अंदर था, ठीक है। और ये ईस्ट यानी उसके अंदर जो है, यानी कि वो जो है अपना जो ईस्ट के लोग थे उनके अंदर ये था कि यानी वर्ल्ड रिलीजन जो है वो वेस्ट में अपीयर होगा। तो इस वाइज मैन की स्टोरी ने ये बात प्रूव की कि ये जो ज्यूइश मसीहा है वो बेसिकली आ चुका है, यानी वही जो बात मैथ्यू प्रूव करना चाहता है ज्यूइश मसीहा वाली, ठीक है। उसके बाद हमें ये बात लगती है कि इवन यानी मैथ्यू ने ये बात भी प्रूव की अपनी स्टोरी को उसमें ऐड करके मैगी वाली, कि सिर्फ वहां के अपने लोग नहीं जहाँ जीसस पैदा हुए थे, बल्कि वहां के जो डिफरेंट एरिया के जो लोग थे वो वहां पे आए जीसस को रिगार्ड पे करने, जिससे ये बात और ज्यादा वो होती है, यानी कि ज्यादा मैनिफेस्ट होती है कि कोई किसी भी रिलीजन के, किसी भी जो रेस के वो लोग आ रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि जीसस ने आना है एज अ, यानी कि द लास्ट में, यानी जो उसका जो जीसस जो ज्यूज का मसीहा है वो आ गया है, तो उससे उसने ये बात री करने की कोशिश की, ठीक है। इससे ये स्टोरी और भी प्रूव करती है कि जो हेरड है, क्योंकि उनको ये ड्रीम वाली बात उसने ऐड की कि वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे बात साबित होती है
कि हेरोड ने जो ट्रेचरी का प्लान बनाया कि भाई मैं आप जाओ आप उनको ढूंढो, अगर ढूंढ लेते हो तो जाके मैं भी उनको वर्शिप करूंगा। तो ये उसने झूठ बोला, क्यों बोला उसने, ये बात क्यों ऐड की, उसने ये झूठ क्यों बोला, क्योंकि थ्रेटन था जीसस से कि वो जीसस जो है उनका वो करेगा। और इसमें ये है कि यानी ये बात हमें यानी वो करती है, हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी देती है बाकी गॉस्पेल्स की उसके अंदर है, ठीक है, यानी कि जो जीसस की जो मुकम्मल हमें स्टोरी मिलती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये आया था जो 3 गिफ्ट्स हैं उसके जो वो लाए थे मैगी, जो यानी 3 गिफ्ट की बात की जा रही है फॉर जो जीसस है उसके, यानी कि हमारे उसके पीछे एक सिग्निफिकेंस मौजूद है, ठीक है। देखो जो गोल्ड है वो उसका यानी कि किंगशिप का सिंबल है, क्योंकि उससे उसमें पावर होती है, उसमें पैसा शो होता है, उसमें ताकत शो होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो फ्रैंकिंसीज था वो बेसिकली वर्शिप के साथ इंक्लूडेड है उसका, यानी कि वो मेंशन करता है जीसस की क्रिश्चियन मिथोलॉजी में, हम मुसलमान ये नहीं मानते उसकी डिविनिटी को, ठीक हो गया। और जो मर्थ है वो क्या करता है कि ये बेसिकली हीलिंग के लिए काम आता है, ठीक है, एनोटेंट के लिए। तो ये उनकी सफरिंग और डेथ डेथ को शो करता है यानी उनकी मिथोलॉजी में। तो ये जो सारे इवेंट्स है इससे प्रोफेसाइज हो जाते हैं, इससे फिर वही बात प्रूव होती है कि भाई प्रोफेसी ऑलरेडी मौजूद थी, जो वही बंदा था जिनके बारे में कहा गया था, ठीक है। जब हेरड ने उसके इवल इंटेंशन नहीं रियलाइज किए, ठीक है, वो वापस नहीं गया, तो इससे क्या बात प्रूव हुई कि भाई ये जो बंदा है यानी उसको भी इससे फर्दर ये बात प्रूव हुई कि भाई जीसस की डिविनिटी उसके ऊपर जाहिर हो गई इन सेंस क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अंदर, हमारे उसमें ये नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास के जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि जीसस वाज नॉट द टाइप ऑफ मसीहा द जूस एक्सपेक्टेड। ये आपका डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि इन सेंस के इसके डिफरेंट वेरिएशंस बन सकती हैं, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगह यूज हो सकती है, ठीक है। अब इसमें आप इसकी पॉजिटिव साइड पे क्या बातें लिखोगे, पहली बात आप ये लिखोगे कि भाई जो वो थे जूस जो एक्सपेक्ट करते थे वो ये करते थे कि जैसे उनके बाकी किंग्स जो है वॉरियर किंग है, क्योंकि प्रॉफिट डेविड जो थे वो भी पहले वॉरियर किंग थे, वो पहले वॉरियर थे फिर किंग बने। तो जो उनका मसीहा आएगा वो भी वॉरियर किंग बनेगा, क्योंकि वो उनका वो पुराना किंगडम रिस्टोर करेगा, रोमन ऑक्यूपेशन से बचाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें, ठीक है। तो इस चीज की वजह से जो है जूस थे वो उसके नहीं खिलाफ थे कि भाई जीसस वो जो है उनका वो असल किंग नहीं है, ठीक है। जो उनका मसाया था यानी उसके बारे में ये नहीं वो था कि यानी उन्होंने कहा कि भाई वो जो है वो फेरिसीज के साथ या किसी एक साइड के साथ जो है वो अलाइन करेगा, लेकिन हमने ये कल पढ़ा है कि कुछ चीज़ों को जीसस ने यानी कि जूस की कुछ चीज़ों को निगेट किया, जूस की टीचिंग्स को, उनका जो एक वो प्रिय एजम्पशन थी कि वो उनकी कोई बात भी निगेट नहीं करेगा, उस वाली बात को जो है वो यानी कि जूस ने वो किया, यानी उसकी वजह से क्योंकि क्योंकि जीसस जो है उन बातों को निगेट कर रहे थे, इसलिए जूस को ये फील हुआ कि ये जो है यानी ये बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसमें तो ये था कि भाई वो जो आएगा वो हमारी किसी भी पुरानी टीचिंग को निगेट नहीं करेगा, ठीक है, चैलेंज नहीं करेगा। फिर इसमें हमारे पास एक बात और ये आ जाती है कि मैथ्यू में उसको उसकी लीनिएज प्रूव करनी पड़ी, वरना जूस को ये भी क्वेश्चन था कि क्या ये वाकई डेविड की लीनिएज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया कि हमारे पास यानी इसमें अब क्या चीज़ है जो पॉजिटिव चीज़ है, जिस वजह से कुछ ज्यूज बिलीव कर रहे थे कि भाई हाँ जो जीसस है वो वाकई वो थे यानी उनके मसीहा थे। तो उसमें कुछ चीज़ें क्या जाती हैं कि भाई क्योंकि वो एक सन ऑफ मैन थे, ठीक है, जो प्रोफेसीज मैंने आपको कल सारी कल वाली वीडियो में देख लो, मैंने आपको कल सारी प्रोफेसीज बताई हैं जो प्रूव हुई थी, ठीक है, वो सारी प्रोफेसीज आप मेंशन करोगे, हीलिंग, फॉरगिवनेस, लेकिन यहाँ वो भी मेंशन करोगे जो एक काउंटर फिलॉसफी थी कि प्रिजनर्स को रिहा करेंगे। फिर उसका भी यानी जो उसने कहा था जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था कि नहीं किया, फिर उसका काउंटर भी बताओगे कि भाई उसमें वाली मैथ्यू ने क्या बात लिखी है कि सिर्फ जिन लोगों ने अपने ऊपर खुद मुसीबत लाए उनके सामने नहीं शो किया, ये तमाम बातें आपको उसमें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये इसके बाद ये काइंडनेस ऑफ द लीडर वाली बात आ गई, ठीक है, ऑपरेशन वाली बात आ गई, ये तमाम चीजें हमने कल से बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तमाम बातें इसमें शामिल होंगी, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आ गया आपका जो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आ जाता है आपका उसका प्रेइंग वाला, ठीक है, प्रेइंग किस तरह बताई थी। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई जो कुछ इवेंट्स का हमें पता होना चाहिए था, उसमें एक और इवेंट आ जाता है कि मैथ्यू में हमें क्या बताया गया है अबाउट जो जीसस ने प्रेयर के बारे में टीच किया था माउंट पे सरमन देते हुए, ये आपके सरमन ऑफ द माउंट इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें हमें मैथ्यू 6 चैप्टर 6 वर्स 5 से 15 से लेके पता लगता है कि उसने कहा कि नहीं, पहले जीसस ने बताया कि भाई प्रेयर के दौरान जो, अब तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है आपको, बस उसका ये पता हो कि कहाँ उन्होंने किस चैप्टर में कहाँ ये बात बताई है, दैट्स मोर देन एनफ। आगे मफहूम यानी कि आगे उसका यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब आप प्रे करते हो तो आपको जो है हिपोक्रेट की तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी हिपोक्रेट सा बिहेव नहीं करना चाहिए। अब हिपोक्रेट के लिए यानी क्या है, यानी कि जो यानी कि बेसिकली जो हिपोक्रेसी ये होती है कि आप यानी कि इस मामले में हिपोक्रेसी ये है कि आप दिखावे के लिए ना पढ़ो, यानी कि सिनागॉग में जाके स्टैंड करो या लोगों के साथ स्ट्रीट्स के अंदर स्टैंड करो ताकि लोग आपको देखें भी पढ़ रहे हो।
तो यानी कि उसके लिए ये है कि जो यानी बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इस तरह जो है यानी कि वो नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तो आपको अपना रिवॉर्ड जो है मुकम्मल मिलेगा। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि यानी उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने रूम में जाओ, वहाँ अकेले जो है उनके हिसाब से अपने अकेले जाओ, यानी क्लोज डोर के पीछे प्रे करो। इसलिए आप देखो क्रिश्चियन जो कन्फेस करते हैं क्लोज डोर होता है, बस एक बंदा मौजूद होता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये जो और उसमें ये है कि वो ये उनका यानी बेसिकली गॉड जो है जो अनसीन है वो उनको बेसिकली वजह से रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे के पगान्स होते हैं, बेसिकली आपने होता है पगान्स का होता है बेसिकली चैंटिंग कर रहे होते हैं बुतों के सामने का नापति मामा फूका जो भी कर रहे होते हैं। तो उसका भी जो ये है यानी बेसिकली पगान से मुराद ये जो बुत परस्त होते हैं। ठीक है, किसी मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, जो बेसिकली बुत परस्त होते हैं। तो वो जो भी उनके बुतों के सामने वाला कर रहे होते हैं वो भी उसके करने से मना किया उन्होंने, कभी वो नहीं करना बेसिकली आपने जो है, क्योंकि वो बेसिकली लोगों को बातें सुनाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जो गॉड है उसको ऑलरेडी पता है जो आप चाहते हो आपके पूछने से पहले भी, तो आपको ये कि उसे लो वॉइस में करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रे करने का तरीका आ गया, यानी तरीका ये है कि उसमें अब ये वर्ड्स हैं मैं बता देता हूँ कि पहले जो लॉर्ड्स प्रेयर उसमें करना है कि क्रिश्चियंस का है, फिर बता रहा हूँ क्रिश्चियंस का है, मुसलमानों का हमारा नहीं है। ठीक है, कि और आवर फादर कह के इन हेवन हालोड बी टू द नेम। ठीक है, उसके बाद आ गया यूरो किंगडम कम, इस तरह की वो जो प्रेजेस होती हैं वो देनी है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि जो आपने यानी मांगना है वो आप करो, अपना ब्रेड मांगो, खाना मांगो उस दिन का। ठीक है, डेब्ट से फॉरगिवनेस मांगो। उसके बाद ये कि जो क्या नाम है जो डेब्टर्स हैं उनके शर से बचने का दुआ मांगो। ठीक हो गया, उसके बाद ये कि अपनी जो गलत टेम्पटेशन है उससे बचने के लिए दुआ मांगो। ठीक है, ईवल से बचने के लिए दुआ मांगो, क्या नाम है यानी अच्छी चीजों में उसके जाने के लिए ये तरह की चीजें मांगो। ठीक हो गया, उसके बाद ये आ गया कि हमारे पास नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिश्चियंस जो हैं उनको ये जो प्रेयर है क्रिश्चियन की, क्या उनको अपने लिए प्रे करना चाहिए या दूसरों के लिए प्रे करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें आता है क्या उनको दूसरों के लिए प्रे करना चाहिए। इसके हक में क्या कर सकते हो कि प्रेयर जो होती है वो सिर्फ एक बंदे के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं होती, इट्स फॉर कम्युनल बेनिफिट। आप किसी के लिए भी कुछ मांग सकते हो, तो अगर आप मांगोगे तो हर चीज के लिए मांग रहे हो। ठीक है, अब उसमें आगे क्रिश्चियन जब अदर्स के लिए करते हैं तो उसमें उनकी जो है बेसिकली वो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, कम्युनिटी के स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, नेशन की ग्रोथ के लिए करते हैं, हीलमेंट के लिए करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो मुख्तलिफ। उसके बाद आ जाता है कि प्रेयरफुल जो प्रेयर की कंग्रेशन होती है या उसकी कम्युनिटी होती है, इससे जो कम्युनिटी का सेंस पैदा होती है, पब्लिक प्रेयर का बनता है, इससे लोगों का जो बिलीफ है उसका साइन शो होता है, लोगों का बिलीफ पोर्ट्रे होता है, लोगों का बिलीफ का एक विटनेस बनता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी सही है कि इंडिविजुअल प्रेयर जो है लोगों की पर्सनल फॉरगिवनेस के लिए भी हो सकती है, सिन से उसके लिए भी हो सकती है। वो कहते हैं ना वो नहीं था वो फॉरगिव मी फादर फॉर आई हैव सिन्ड वाला जो एक बड़ा कॉमन वो होता है, इस तरह का वो हो गया। ठीक है, उसमें आ गया कि जब अगर आपको कॉन्सलेशन की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, तकलीफ में हो, कोई मसला हो रहा है, कोई चीज चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी कर सकते हो, एंग्जाइटी में, ग्रीफ में, दुख में एक्सेट्रा, यानी डिप्रेशन में जो भी है। ठीक है, इवन प्रेयर जो है वो पर्सनल थैंकफुलनेस के लिए की जा सकती है, कोई चीज आपको मिल गई है जो आप चाह रहे थे एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये गाइडेंस का भी जरूरत हो सकती है, लोग थैंक्स गिविंग के ऊपर दुआ करते हैं। ठीक है, इस तरह चीजें हो गई। उसके बाद ये आ सकता है इंडिविजुअल को डिफरेंट तरीके से बेनिफिट पहुंचाने के लिए पब्लिक प्रेयर का फायदा ये होता है कि यानी कि उससे जो है आपका यानी उससे ये प्राइवेट वर्शिप का डिफरेंट टाइप की आप यानी बता सकते हो कि डिफरेंट टाइप की प्राइवेट प्रेयर्स क्यों की जाती हैं, डिफरेंट टाइप की कांग्रेशनल प्रेयर्स जो होती हैं, कांग्रीगेशन में जो प्रेयर्स होती हैं वो क्यों की जाती हैं, ये तमाम चीजें उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हमें इसमें हमारे पास इतना टाइम है कि अभी हम एक क्वेश्चन और टच कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या आज की दुनिया में डीमन पोजेशन होती है। ठीक है, इन क्रिश्चियन बिलीफ के हिसाब से, तो इसमें हमने जो है दोनों साइडों में बात करनी है। पहले तो बात ये है कि भाई न्यू इन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर उसके हिसाब से जो हमारा यानी जो डीमन पोजेशन है बेसिकली उसमें क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, उसमें डीमन पोजेशन जो है यानी कि जिस चीज को पहले डीमन पोजेशन समझा जाता था, एक बंदा अगर कशी के द्वारे पढ़ रहे हैं उसको चीख में मारा है कर रहा है, तो ये बेसिकली पुराने जमाने में समझा जाता था कि डीमन पोजेशन है। अब हमें पता है कि ये डीमन पोजेशन नहीं है, अब आज की दुनिया में पता है कि साइंसी तौर पर साइकोलॉजिकल मसला है, एल्जाइमर्स है, ग्लेकोज है, कोई और डिमेंशिया टाइप का इशू है, उसकी इलाज करवाओ ठीक हो गया। तो ये हो सकता है कि बेसिकली मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल रीजन जो हैं उनको पहले समझा जाता था कि वो बंदा डीमन से प्रोसेस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है लोगों को पता नहीं था इतना। ठीक है, तो इसलिए ये कि गॉस्पेल्स के टाइम में जो इस तरह की टर्म यूज होती है, हमें पता है कि उस मेंटल इलनेस है उसकी इलाज कराना पड़ता है। ठीक हो गया, इसमें दूसरी बात आ सकती है ह्यूमन एडिक्शन के बारे में, जो लोग हेरोइन चरस वगैरह पीते हैं, यानी जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो लोग यानी कि कहते हैं यूज करते हैं, येड़े हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं इस तरह की गलत गलत कामों की वजह से। ठीक है, या जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, माइजरी में होते हैं, जो अपने आप को कट लगा रहे होते हैं। अब देखो हम देखा होगा भाई बहुत सारे इस तरह होते हैं ना कि वो महबूब भाग गया तो अपने आप को कट लगा रहे हैं। अब वो भी अगर उनको आप ले जाओ 70 डिग्री 70 AD के अंदर, तो लोगों को कहीं भी अपने आप को कट लगा रहे हैं, डीमन है, सैटन है, ये सैटन की वर्शिप करता है एक्सेट्रा। हालांकि वो बेचारा महबूब भाग गया, अपने हाथ काट के बैठ रहा है, वो नाम लिखना चाह रहा था यहाँ पे डियर फलां, वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो वो जो उस तरह की चीज है ना बेसिकली ये डीमन पोजेशन अब आज की दुनिया में इस तरह नहीं रहती। ठीक हो गया,
उस पर इसका दूसरा व्यू क्या है कि क्रिश्चियन ये बिलीव करते हैं कि डेविल अभी भी वर्क पे है, डेविल कौन सा खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये जो है इवल स्पिरिट्स आज भी मौजूद हैं, ठीक है, और जो इवल स्पिरिट्स हैं वो डिफीट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरह की एग्जॉर्सिज्म प्रोवाइड करनी जरूरी है। ट्रामेटिक इवेंट्स जो है वो आज भी प्रूव होते हैं, बहुत सारे ट्रामेटिक इवेंट्स दुनिया में आज भी इस तरह के हो रहे हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो है इसमें मुख्तलिफ तरह के कंपेरिजन बना सकते हैं डीमन पोजेशन के, इवल स्पिरिट के साथ एक्सेट्रा, वो आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या पैराबल्स जो हैं वो यानी जो जीसस ने पैराबल्स यूज किए वो जीसस के मैसेज को क्लियर बनाते हैं या अनक्लियर बनाते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं क्लियर किस तरह बनाते हैं। वो क्लियर इस तरह बनाते हैं कि देखो ये एक मेमोरेबल, आप पैराबल यूज करते हो ना, कोई इस तरह की चीज यूज करते हो, कोई इस तरह का फ्रेज वगैरह यूज करते हो तो लोग उसको याद रखते हैं। कॉमन बातें लोग भूल जाते हैं, जो इस तरह की बातें से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने वो नोनो अकेडमी का जो था, मैंने पिज्जा अकेडमी नाम रखा है, वो अब तक लोगों को याद है, ठीक है। तो लोग इस तरह के पैराबल्स को याद रखते हैं, जो लोग पुरानी बातें होते हैं उनको याद नहीं रखते। इस तरह यानी जो सिंपल बातें उसके बाद याद नहीं करते, जब आप उसको याद रखते हैं, रिपीट करते हैं अपने ज़हन में, बार-बार सोचते हैं, तो उनको मैसेज उनको समझना आसान हो जाता है। और कंट्रोवर्शियल चीज़ों को इस तरीके से ईज़िली आप यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट यानी ऑपोजिशन पैदा किए। ये भी पैराबल से टीच करने का बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ठीक है। और ये लोगों का उस टाइम में बोलने का अंदाज था। हमें जितने हिस्टोरिकल टेक्स्ट मिलते हैं, आप देख लो, आप होमर का वो देख लो, इलियाड वाला देख लो, हमें क्या मिलता है वहाँ पे, सारा ऐसी जो है ना इस तरह की बातें की हुई हैं। तो पैराबल्स उस वक्त पे यूज ज़्यादा होते थे, ठीक हो गया। तो इसमें यह कि लोग जो थे वो बेसिकली स्टोरीज को बेहतर समझते थे चीज़ों को, अगर उनको इस तरह स्टोरी फॉर्म में, पैराबल की फॉर्म में समझाया जाता था। इसमें हम लोग इसके अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 10 से 17 तक ये बात करता है कि पैराबल जो है वो लोगों को डिवाइड करते थे, क्योंकि लोगों की इंटरप्रिटेशन कॉमन नहीं थी, लोगों उनको सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें थी वो मिस इंटरप्रेट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है पैराबल्स जो है लोगों को डिवाइड करते थे, लोगों को मैसेज क्लियर नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। उसके बाद ये है कि यानी कि जो लोग, जो जीसस को जो नॉलेज सीक्रेट मिला हुआ था बेसिकली, वो ये ज़्यादा चाहते थे कि कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को ना मिले। इसलिए जिनको मिलना था, यानी जिनको पैराबल में बात करते थे, जिनको समझ आनी आ जाती थी, जिनको नहीं आनी थी फिर उनको नहीं आती थी, ठीक हो गया। तो उसमें ये बात है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो पैराबल्स की इसके अंदर, ठीक है, जो इजीली अंडरस्टूड थे, जो नहीं इजीली अंडरस्टूड थे, जीसस ने उनको किस तरह लोगों को एक्सप्लेन किया, अपने ऑडियंस को, डिसिपल्स को, ये बातें बता सकते हो। मेरा ख्याल है हमारा जो बहुत सारा वो है ना, एक हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो और मिस हो गई थी हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह रात में आंसर कर दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया।